शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को कक्षा 9वीं से हिंदी लोक भारती में से आपका 7वां पाठ जो है डॉक्टर का अपहरण, ये सिखाने जा रही हूँ। इसके जो लेखक है, इसके जो रचयिता है वो कौन है? हरिकृष्ण देवसरे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम हरिकृष्ण देवसरे जी जो हैं ये यहाँ इस पाठ के लेखक हैं, उनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ। 14 नवंबर 2013 में इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे, अर्थात उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। इनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण अर्थात खोज करती है, संशोधन करती है, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन अर्थात नए रंग भरने वाली हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरियाँ, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों का गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। ये जो पाठ है आपका डॉक्टर का अपहरण, इसकी गद्य संबंधी विशेषताएं देखिए। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। इस कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारी, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव यानी उसके दुष्परिणामों के प्रति हमें क्या किया है? जागरूक करने का प्रयास किया है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि विज्ञान के विकास से होने वाले औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय, तारीफ के लायक नहीं है। इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन क्या होता है? त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस कथा के द्वारा लेखक ने काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से हमें परिचित कराने का प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं पाठ के माध्यम से लेखक हमें किस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता अर्थात गुम हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती हैं कि ऐसा तो रोज़ ही होता है। डॉक्टर जो होते हैं उनके यहाँ पे जो मरीज़ होते हैं रात बिरात सुबह अक्सर कोई भी समय आ जाते हैं। तो उनकी पत्नी थी, उन्हें पता था कि ये अक्सर ही होता है। वो जानते हुए भी क्या बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती है कि ऐसा तो रोज़ होता है। जब भी कोई मरीज अर्थात जो रोगी व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है, सीरियस यानी अधिक बीमार होता है, तब अस्पताल के चौकीदार उन्हें उठाने आ जाते हैं। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता है तो वह भी आकर उन्हें जगा देते हैं। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वे इसे बुरा न मानते थे। कई बार होता है इंसान थका है, पूरा दिन अस्पताल में है या अपने क्लिनिक पे है डॉक्टर, तो घर पे आकर आराम करना चाहते हैं और उस बीच अगर कोई आ जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन डॉक्टर भटनागर ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वो मरीजों की सेवा करना अपना फ़र्ज मानते थे, उन्हें वो अच्छा लगता था। कई बार वो फ़ीस की भी चिंता नहीं करते थे कि ये मुझे फ़ीस नहीं दिया है या कम दे रहा है, नहीं दे रहा है। वो उसकी सेवा अपना फ़र्ज मानकर करते थे। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने हुए ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता था कि 1-2 घंटे में वे क्या होते थे? लौट कर आ जाते थे। फिर सवेरा होते होते तो अवश्य आ जाते थे। कई बार होता था, इसके लिए उनकी पत्नी निश्चिंत थी। उन्हें ऐसा लगा कि वो गए हैं, किसी मरीज को देखेंगे और पुनः वापस लौट आएंगे, इसके लिए वो निश्चिंत थी। लेकिन क्या हुआ, जब वो 1-2 घंटे तक नहीं लौटे और सवेरा होते होते भी नहीं आ पाए,
तो अस्पताल समय से पहुंचने की उनकी आदत थी। अस्पताल का भी समय होने लगा तो उन्हें चिंता होने लगी कि अभी भटनागर जी अभी तक क्यों नहीं आए। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक भटनागर नहीं लौटे, डॉक्टर भटनागर जी नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी चिंतित हुई। चिंतित मतलब परेशान हो गई। तो उन्होंने क्या किया, पहले सोचा कि शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी। कई बार ऐसा होता है, अगर पेशेंट जो होता है, मरीज़ होता है, बहुत सीरियस होता है तो डॉक्टर उसकी देखभाल में बहुत समय व्यतीत कर देते हैं। तो उन्हें लगा शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी, वो बहुत अधिक बीमार होगा, इसके लिए वो देर से आएंगे। लेकिन क्या हुआ, फिर भी वह सोचा कि हो सकता है सीधे अस्पताल चले गए। कई बार ऐसा होता है कि अगर समय पे, जो समय की आदत होती है घर पे आने की व्यक्ति की, अगर वो उस समय तक न पहुँचे तो ऐसा लगता है शायद ये होगा, हम उसके बारे में कुछ भी बातें सोचने लगते हैं। शायद बस लेट हो गई होगी, ट्रेन लेट हो गई होगी, कोई मिल गया होगा, कुछ ख़रीदारी करने लगे होंगे, तो हम उसके बारे में ऐसे कल्पनाएं करने लगते हैं। उसी प्रकार से उनकी पत्नी ने सोचा कि हो सकता है शायद जो मरीज़ है बहुत गंभीर सीरियस होगा, बीमार होगा, या ऐसा भी हो सकता है वो घर ना आकर सीधे अस्पताल ही चले गए होंगे, क्योंकि उनको समय से अस्पताल जाना पसंद था। तो उन्होंने ऐसी बातें सोची। लेकिन समस्या कब बढ़ गई, जब जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे। अब तक उन्हें लगा कि शायद वो मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं या तो सीधे अस्पताल गए होंगे। लेकिन परेशानी कब बढ़ गई, जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे। तब उनकी हैरानी अर्थात परेशानी क्या हो गई, बढ़ गई। तब उन्हें चिंता होने लगी कि वो गए किधर। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह वही यान में बैठी थी कि शायद वो किसी दूर के गांव में गए होंगे और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हों। कई बार होता है, अगर समय से व्यक्ति नहीं आता है तो हम कल्पना करने लगते हैं, शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ हो। इसी प्रकार से श्रीमती भटनागर भी इसी सोच में पड़ गई कि वो बहुत दूर के गांव में चले गए होंगे, तो वहाँ से आने में समय लग रहा है। शाम तक भी जब भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात के 2 बजे के हो गए हुए थे। पूरी रात बीती, पूरा दिन बीता। तब उनकी चिंताएं क्या हो गई, बढ़ने लगी। फिर उन्होंने शाम को जाकर पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। वहाँ पे पुलिस को बताया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। उन्हें भी टेंशन हो गया कि इस तरह से बगैर बताए वो कहाँ चले गए। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेजे गए। अस्पताल के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन थे उनको सूचित किया गया कि डॉक्टर भटनागर जी गायब हो गए हैं। ये खबर क्या हो गई, पूरे शहर में बिजली की तरह। कई बार आप देखे होंगे कि कोई ऐसी बात होती है तो उसे फैलने में समय नहीं लगता, बहुत ही जल्दी वो लोगों तक फैल जाती है। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। कई बार ऐसा होता है, अगर डॉक्टर साहब जाते थे तो वो अपनी गाड़ी से जाते थे, तो वो बोल रहे कि कोई गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई थी, वो अपनी गाड़ी से नहीं गए। और जो गाड़ी आई थी उसके जो पहिए थे वो बहुत बड़े थे और उसके निशान जो है फुटपाथ पर देखे जा सकते हैं। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हो। अब इनको ऐसे लगने लगा कि डॉक्टर साहब कैसे गए होंगे, किसी ट्रक या बस में, यानी कोई उन्हें लेने के लिए आया होगा। ट्रक या बस के जो पहिए होते हैं गाड़ी के वो बड़े होते हैं, तो उन्हें लगा प्राइवेट गाड़ी जो होती है उनके पहिए छोटे होते हैं, तो हो सकता है वो बड़े पहिए हो, इसके लिए ट्रक या बस में बैठकर गए हो। फिर क्या होता है, कई बार यहाँ पे पुलिस पूछताछ करती है आसपास के लोगों से। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से ये सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई बार जब व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। जब ये नहीं मिले तो ये क्या सोचे, आसपास हो सकता है गाड़ी से जाते हुए एक्सीडेंट हो गया हो, कोई दुर्घटना हो गई हो जिसमें उन्हें चोट लग गई हो, वो अपनी इस अवस्था में नहीं हो कि घर वालों को सूचना दे सके कि मैं इस हालत में कहाँ हूँ। हो सकता है ऐसी भी कोई दुर्घटना उनके साथ घटित हुई हो।
इसके बारे में वो पता लगाने लगे कि कहीं आसपास कोई एक्सीडेंट की सूचना मिल जाए तो ये सबको क्लियर हो जाए कि डॉक्टर भटनागर जी कहाँ हैं। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर जी का कोई शत्रु नहीं था, शत्रु यानी कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि वो क्या करते थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे और अच्छे व्यवहार के व्यक्ति है, इसलिए शंका करना व्यर्थ है। उनकी हत्या कर दी गई होगी, ऐसा भी नहीं है। अब पुलिस के दिमाग में जिस प्रकार श्रीमती भटनागर के दिमाग में बातें आ रही थी कि वह मरीज कोई गंभीर होगा, बीमार होगा, उसकी देखभाल कर रहे होंगे या दूर के गांव में गए होंगे, लौट आएंगे, इसी प्रकार अब पुलिस को भी शंका इसी तरह से होने लगी कि हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर को किसी गुंडे ने छिपा लिया हो। किसके लिए? उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करने के लिए, या दूसरा यह भी हो सकता है कोई डाकू दल जिसे किसी चाकू या गोली लगी हो, वो अपने इलाज के लिए उनको साथ ले गया हो। इस तरह से दो बातें पुलिस के दिमाग में भी आने लगी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने पर न सिर्फ पुलिस स्टेशन बल्कि लोग भी भयभीत हो गए। लोग भी डरने लगे घटना से कि यह क्या हो गया। कई बार होता है जब डॉक्टर भटनागर जैसे व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो बाकी आम जो जनता है वो कैसे सुरक्षित रहेगी। तो लोगों में कैसा माहौल बढ़ गया, वहाँ पर फैल गया डर का, भय से लोग डरने लगे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार अखबार में केवल एक बार छापा गया। बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से, मतलब लोग डरने न लगे, इसके लिए फिर से उस खबर को छापा नहीं गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो गई थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हालत अर्थात दशा। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा अर्थात इंतज़ार कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है, उन्हें इंतज़ार, जो अपना प्रिय व्यक्ति होता है अगर वो लापता हो जाए, गुम हो जाए, जब तक उससे हम देख न ले तो हमें चैन नहीं मिलता है। यही डॉक्टर भटनागर, जो उनकी पत्नी है श्रीमती भटनागर की यही हालत है। वो यकीन करने को तैयार नहीं कि उनके साथ कोई भी अनहोनी हुई है। उन्हें ये विश्वास है कि वो ज़रूर आएंगे, लेकिन उनकी हालत कैसी हो गई है, पागलों की तरह हो गई है। वो रात दिन डॉक्टर भटनागर की प्रतीक्षा कर रही है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज क्या हो गई, जारी हो गई। फिर से खोज उनकी जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अभी तक इन लोग डॉक्टर भटनागर को ढूंढ रहे थे, पुलिस ढूंढ रही थी, श्रीमती भटनागर जी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। सभी लोग परेशान थे कि वो आखिर चले कहाँ गए हैं, बगैर किसी को कुछ कहे सुने, बगैर बताए। लेकिन जैसे उस सीडी में डॉक्टर भटनागर की आवाज़ आई, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे हम इतना ढूंढ रहे हैं, उन्होंने कुछ उनके लिए संदेश भेजा है। अब वो क्या कह रहे हैं वो देखिए यहाँ पर उस सीडी में। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अत्यंत अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड अर्थात संपूर्ण विश्व में, हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील अर्थात प्रगतिशील हैं, आगे हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का
दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक अर्थात शिक्षा या सीख लेंगे। अब यहाँ पे डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि उनका अपहरण किया गया है, उन्हें उठाकर ले गया है, लेकिन किसी के इलाज के लिए, वो भी कहाँ, धरती के लोग के लिए नहीं। सौर मंडल पे उन्होंने बताया कि ऐसी जगह पे उन्हें ले गया है जहाँ पर उन्हें कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। उन्हें अपने मित्रों, परिवार, देश और सभी की याद आ रही है, सभी के बारे में सोच रहे हैं, फ़िक्रमंद है, लेकिन अब उनको क्या है, वहाँ उनकी जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाते हैं। जैसे यहाँ मरीजों का उन्होंने इलाज किया, इस बात की जानकारी इस ग्रह के लोगों को हो गई और इस ग्रह के लोगों ने अपने इलाज के लिए, वहाँ पे एक समस्या का निर्माण हुआ था, उसके समाधान के लिए, उस इलाज के लिए डॉक्टर भटनागर जी को उठाकर लेके गए। तो उन्होंने सूचना दी कि आप लोग परेशान मत होइए, जहाँ मैं यहाँ पर हूँ मैं ठीक ठाक हूँ और मैं अच्छे से हूँ, तो आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। और वहाँ के बारे में देखिए क्या बताते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की, जो बता रहे हैं कि यहाँ के ग्रह वालों ने मेरे बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बनाने लगे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, उस विचित्रान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे पकड़कर जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेज़ी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं क्या हो गया, बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। वो आना नहीं चाहते थे और उसको 3 लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़कर उस यान के अंदर धकेल दिया और वो इस घटना से बेहोश हो गए। उनको भी समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ, और जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को इस ग्रह पर पाया। फिर मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म की प्लास्टिक सूट पहनाया गया था ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। वहाँ का वातावरण और हमारे यहाँ के वातावरण में बहुत अंतर है, तो इस सूट के कारण वहाँ के वातावरण के अनुकूल वो रह सके, इसके लिए वो सूट इन्हें पहनाया गया था। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो मैंने यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सका। क्यों? इसलिए मुझे अब आप लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने क्या सोचा, जिस काम के लिए मुझे यहाँ लाया गया है वो काम किए बगैर इन लोग मुझे जाने तो देंगे नहीं। इससे अच्छा है कि मैं वह काम जल्दी से करके फिर यहाँ से जाऊँ। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैंने सोचा सब मेरे लिए परेशान होंगे, तो कम से कम ये संदेश ही मैं अपनी पत्नी और सभी लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि मैं जहाँ पर हूँ सुरक्षित हूँ और ठीक हूँ, तो मेरी चिंता न करें। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाज़ार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। अपहरण कर लेना मतलब उठा ले जाना। मेरा अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि यह लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। बहुत चीज़ों में ये बहुत आगे हैं, लेकिन चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में जो इन लोग हैं बहुत पीछे हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा
यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व क्या हो गया है, कम हो गया है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा। ये देखिए, यहाँ पर लेखक ने दोहरी बात कही है। देवसरे जी ने कहना चाहा इसके माध्यम से जो हमारे समाज की हालत है कि मशीनों का उपयोग अधिक होने लगा है। बहुत से जो वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से, आधुनिक तकनीकों की वजह से बहुत जगह ऐसा हुआ है कि मनुष्य का जो आदमी कार्य करते थे उनको कम करके मशीनों का उपयोग अधिक होने लगा है। तो इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अभी तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पार्ट अगर वहाँ पे तकलीफ़ होती है तो उस का भाग को ऑपरेशन द्वारा निकाल कर वहाँ पे शरीर का दूसरा अंग लगा दिया जाता है। जैसे आपने देखा एक्सीडेंट में अगर हाथ में कुछ तकलीफ़ हो गई, वहाँ की चमड़ी निकल गई है, तो पैर के जो अधिक भाग की चमड़ी होती है वो काट कर वहाँ पे थोड़ा सा लगाई जाती है। या हाथ में या पैर में एक्सीडेंट हुआ है तो रॉड डाला जाता है, फिर वो सेट हो जाने के बाद निकाला जाता है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि उस सड़े हुए अंग को निकाल कर उसके स्थान पर क्या किया जाए, दूसरा अंग काट कर वहाँ पर लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारे पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। ये हमारे शहर की, हमारे समाज की स्थिति है। मशीनों और कारखानों से क्या हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर क्या हो जारी रहा तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। ये हमारे समाज की सच्चाई को लेखक ने इसके माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। ये सच है। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है, स्थिति विपरीत होती है। या तो हमको पता होता है कि भविष्य में इससे बढ़कर समस्या हमारे सामने आएगी, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमी यही है कि इंसान उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है, मानता नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन इंसान कहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं होगा, ये मुझे हो ही नहीं सकता, ये मुझे छू ही नहीं सकता है। इस भ्रम में रहता है और उसका शिकार हो जाता है, उसकी जकड़ में आ जाता है। इंसान को इस बात को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसी कोई भी हादसा हो सकता है या हम भी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो क्या होगा, समय रहते हम उसका इलाज करा सकते हैं और बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इस गलती के कारण, इस भ्रम के कारण मनुष्य के साथ कोई हादसा भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज उनको इन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वही गलती हम मनुष्य भी कर रहे हैं, हम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और भविष्य में हमें भी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या कह रहे हैं, अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। कोई सुख सुविधा जब बनाई जाती है तो उस सुख सुविधा को भोगने के लिए वो इंसान तो होना चाहिए। जैसे इंसान बहुत पैसे कमाए और परिवार पे ध्यान न दे, परिवार पे अगर ध्यान नहीं दे रहे तो वो पैसा किसके लिए कमा रहा है। जब परिवार को समय नहीं दे पा रहा है, उनके साथ वो अपना
समय नहीं बिता पा रहा है, उनको खुशियाँ नहीं दे पा रहा है, तो उस पैसे का कोई मोल नहीं है। पैसा कमाए अपनी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही अपनी परिवार की खुशियों का भी ध्यान रखे। उसी प्रकार जैसे हमारा समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, लेकिन मनुष्य को और बातों पर भी विचार करना आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण है कि वहाँ के जो निवासी है, उन्होंने क्या किया, उनका जो शरीर होता है बहुत ही मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। जैसे हमारी चमड़ी एकदम नाजुक होती है, लेकिन उनकी चमड़ी कैसी होती है, मोटी, एकदम प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हमारी चमड़ी पर होता है, लेकिन उनकी चमड़ी पर नहीं होता है। जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त, मजबूत, कड़क हो जाती है। ये सब वहाँ की जलवायु का प्रभाव है। हमारे यहाँ की जलवायु अलग है, जिसमें हमारी चमड़ी नरम रहती है। वहाँ की जलवायु ऐसी है जिसके कारण उनकी चमड़ी सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण तो लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या है कि पृथ्वी के चिकित्सा शास्त्र सिद्धांतों को वहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम अलग है, उसके अनुसार उनका स्वास्थ्य रहता है और उसको वहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाने का। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अब ये कह रहे हैं जो सड़न रोग हो रहा है उसके इलाज के लिए, उपाय के लिए क्या करना है, उस भाग को काट कर वहाँ पे दूसरा अंग लगाना, अंग प्रत्यारोपण कहते हैं इसे। तो उसके लिए दवाएं और जो इनको सामान की आवश्यकता है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये काम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके वहाँ लाया जाएगा, क्योंकि वो अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते, उन्हें और डॉक्टर और वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने और डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करने के बारे में सोचा है, लेकिन ये अभी तक बताया नहीं है। ये डॉक्टर भटनागर भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे और डर का माहौल फैल जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना ठीक है कि मैं कब आ सकूँगा। अब लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। ये संदेश को सुनते ही इन लोग सभी आश्चर्यचकित हो गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, लेकिन एक तसल्ली श्रीमती भटनागर जी को हो गई कि डॉक्टर भटनागर सुरक्षित है। लेकिन चिंताएं उनकी अब भी बनी हुई थी कि वो सुरक्षित वहाँ से आ पाएंगे या इनके जाल में फंस जाएंगे। ये चिंता उन्हें सता रही थी। लेकिन पुलिस और बाकी लोग सुनकर वो खुश हो, थोड़ा सा उनको राहत महसूस हुई कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ है, लेकिन वो सुरक्षित है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न, यहाँ पे आपका शब्द संसार है जिसमें दिया हुआ है लापता, जिसका पता न लगे, मुहावरे, हतप्रभ रहना अर्थात स्तब्ध रहना, नामो निशान मिटाना, अस्तित्व समाप्त करना। उसके अलावा ये सभी क्वेश्चन जो है, प्रश्न आपके दिए हुए हैं और भाषा बिंदु के एक कारक दिए हुए हैं। ये सब मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूँगी, जिसको कि आप लोग हिंदी के नोटबुक में लिखोगे। इसके साथ ही वर्कशीट
अभी आपको 2 मिलेगा, उसमें 4th और 5th लेसन आएंगे। ठीक है, 4th और 5th लेसन आपके आएंगे, जिसका PDF मैं आप लोग को अभी भेज दूँगी। उसके द्वारा आप लोग जो वर्कशीट 2 है वो आराम से सॉल्व कर सकोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको ये लेसन भेज रही हूँ, फिर नेक्स्ट वर्कशीट के लिए फिर 2 लेसन का आपको PDF में भेजूँगी। अभी आप लोग ये जो है वर्कशीट भेज रही हूँ और ये क्वेश्चन आंसर, ये आपको क्या करना है, हिंदी की नोटबुक में लिख कर मुझे मैसेज करके भेजना है। ठीक है, अगर कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।